हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ये प्यूबर्टी की एज से लेके जब फीमेल 13 to 14 ईयर्स की एज की होती हैं तब से लेके मीनोपॉज की एज तक 50 और 50 प्लस की एज तक ये इनकी लाइफ में साथ साथ इनके चलता है, एवरी मंथ चलता है। और इसके एवरी मंथ होने वाले डिफरेंट एस्पेक्ट्स कि इसमें क्या क्या होता है, फीमेल की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं, उसके बारे में हमें आज की वीडियो में डिस्कस करना है। ये साइकिल फीमेल्स के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो उनको रिप्रोडक्टिवली एबल बनाता है। फीमेल्स रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, इस साइकिल के कारण अपने बच्चों को पैदा कर सकती हैं। इस साइकिल को डिस्कस करने के लिए वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद एंड आई एम योगिता गुप्ता। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कंसीडर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपने और फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, सो दैट आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलती रहें जब जब मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूं। बच्चों, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है फीमेल प्राइमेट्स में, यानी कि मंकीज़ में, एप्स में और ह्यूमन बींग्स में, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होती है फीमेल्स में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, उस टाइम को कहते हैं मिनार्क। मिनार्क इज़ दैट मोमेंट, दैट टाइम जब किसी फीमेल की लाइफ में फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। ठीक है, एवरेज अगर देखा जाए तो हर एक फीमेल में 28 to 29 डेज़ के बाद ये मेंस्ट्रुएशन जो है वो रिपीट होती है। उसकी ये साइकिल रिपीट होता है आफ्टर एवरी 28 to 29 डेज़। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक फीमेल में ये फिक्स इंटरवल ही हो। किसी फीमेल में ये 30, 31 और 35 डेज़ तक भी हो सकता है। ये जो इवेंट्स हैं ये फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट होते हैं और फिर चलते चलते जब ये फिर से एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद जब फिर से सेकेंड मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, दैट कंप्लीट साइकिल इज़ नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इस साइकिल के जो सेंटर में, इन द मिड ऑफ द साइकिल, दैट इज़ कोई 14 to 15 जो डे होता है, उस दिन ओवम रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। ओके, नाउ इसके जो मेजर इवेंट्स हैं बच्चों, वो है मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, देन ओवुलेटरी फेज जिसको ओवुलेशन कहते हैं, और ल्यूटियल फेज जिसको सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। अब आपने पहले इनके नेम्स लर्न करने हैं, थोड़े ये हार्ड लगेंगे मगर प्रैक्टिस के साथ आपको लर्न हो जाएंगे। तो चलिए अब ऐसा करते हैं कि इन इवेंट्स को स्टडी करने के लिए एक स्टोरी टाइप बनाते हैं, सो दैट आपको इंटरेस्टिंगली इस पूरे साइकिल को समझने में आसानी हो, और सारे इसमें जो जो भी हॉर्मोन्स पार्टिसिपेट करते हैं इस साइकिल में, उनको भी कैसे वो रोल निभाते हैं उनको भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये एक फीमेल है, सपोज़ ये प्यूबर्टी की एज में जब ये आई तो इसके ब्रेन में एक ग्लैंड है जिसको कहते हैं, एक पार्ट है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। इसके ब्रेन के एक पार्ट को कहते हैं हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस में से एट द एज ऑफ प्यूबर्टी इसमें से एक हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन जाके इस ब्रेन के ही एक ग्लैंड को, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये उसके ऊपर जाके एक्ट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। ठीक है, कौन जाता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये निकला हाइपोथैलेमस में से और गया पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, और इसको कहता है भाई मेरे 2 हॉर्मोन्स निकालना शुरू कर दे, क्योंकि ये फीमेल अब प्यूबर्टी की एज में आ गई है। अब इसके फॉलिकल्स को डेवलप होना है, अब उन्होंने ओवम को बनाना है, तो इसलिए 2 हॉर्मोन्स निकालना शुरू कर दो। एक है FSH और एक है LH। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये दोनों हार्मोन्स जो हैं इनका काम है ओवरीज के पास जाना। ये ओवरीज के पास जाते हैं। आपको पता है फीमेल्स की यहाँ पर 2 ओवरीज होती हैं और ओवरीज के आगे क्या लगी होती हैं? फैलोपियन ट्यूब्स, ये भी आपको पता है। ओके, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं
और फेलोपियन ट्यूब्स के बाद इधर यूट्रस होता है और फिर वेजाइना होता है। ठीक है जी। तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन्स जो हैं इस ओवरी के पास जाके एक्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं इस ओवरी को यहाँ से निकाल के यहाँ दिखाती हूँ। ये सपोज़ करो ये ओवरी है, तो ये दोनों हार्मोन्स यहाँ जाते हैं ओवरी के पास। तो यहाँ से इस ओवरी को अगर मैंने यहाँ निकाला और इस ओवरी के अंदर आपको पता है कि प्राइमरी फॉलिकल्स ऑलरेडी पड़े हुए थे, क्योंकि प्यूबर्टी की एज तक आते आते आपने पहले पढ़ा oogenesis में 60,000 से लेके 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो फीमेल की बॉडी में होते हैं, है ना, 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, अब एक प्राइमरी फॉलिकल को मैं इधर से निकालूं अगर, तो एक प्राइमरी फॉलिकल ये प्राइमरी फॉलिकल है और उसके बाहर ये ग्रेनुलोजा की लेयर्स लगी हुई हैं। ये जो फॉलिकल है इसने बाद में जाकर ओवम बनना है। ठीक है, इसलिए ये प्राइमरी फॉलिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, जो ऊपर से हाइपोथैलेमस से निकला था कौन सा ग्लैंड हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसके बाद पिट्यूटरी से कौन सा निकला था, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकले थे दो हार्मोन, एक FSH और एक LH। अब ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये एक्ट करते हैं इस ओवरी के ऊपर, सो दैट ये जो फॉलिकल्स हैं इसके अंदर ये डेवलप हो पाएँ। ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि इनके अंदर ये जो मोती जैसा पड़ा हुआ है, जो हमारा ओवम पड़ा हुआ है जिसने बाद में ओवम बनना है, मैच्योर एग बनना है, तो इसके ही सारे काम के पीछे ये सारा काम हो रहा है। तो ये धीरे धीरे ये जो फॉलिकल्स हैं ये धीरे धीरे और डेवलप होते जाते हैं, और जो इनके अंदर पड़ा हुआ ये जो क्या बोलते हैं प्राइमरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte में फिर धीरे धीरे और फिर बढ़ता है और ये ओवम बन जाता है। ठीक है जी, तो ये दो हार्मोन्स इसमें इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। दूसरा, ये हार्मोन्स इस ओवरी से एक और हार्मोन रिलीज कराते हैं, इसको कहते हैं एस्ट्रोजन। ओके, और ये जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल्स की लाइफ में, फीमेल्स की बॉडी में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फीमेल की जनरल जो डेवलपमेंट होती है वो इस हार्मोन के कारण होती है। फीमेल्स की ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, फीमेल्स का ये जो पेल्विक रीजन का बड़ा होना ताकि यूट्रस यहाँ एडजस्ट कर पाए, फीमेल्स के बाकी जो जैसे वॉइस जो होती है वो हाई पिच की हो जाती है, पतली आवाज़ हो जाती है ना, ये सारा एस्ट्रोजन के कारण होता है। और एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है, ये ओवरी से निकलने वाला हार्मोन है। और कैसे निकला, इसको निकालने के लिए दो हार्मोन्स ने अपना काम किया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने। ठीक है जी, और ये कहाँ से निकले थे, ये पिट्यूटरी से निकले थे। ओके, तो FSH ने दो काम किए। क्या काम किए, एक तो इन फॉलिकल्स को, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है फिर इसका सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर इसका ये और बड़ा होगा, फिर इसका टर्शरी फॉलिकल बनेगा, फिर उसके बाद इसमें से जो ओवम है वो बाहर निकलेगा, है ना। तो ये सारी डेवलपमेंट करने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करेगा, और ये दोनों हार्मोन FSH और LH मिलके इस ओवरी में से एस्ट्रोजन भी निकालेंगे, जो फीमेल की डेवलपमेंट के भी काम आएंगे और फॉलिकल्स को भी बड़ा करने के काम आएंगे। इन एडिशन टू दैट एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ठीक है जी, इतना समझ आ गया। अब मैं एक और ग्राफ दिखाती हूँ जिसमें आपको और क्लियरली समझ आएगा। अब देखिए, आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये देखना है कि इसमें एट ए टाइम दो इवेंट्स हो रहे हैं। ओवरी में अलग बातें हो रही हैं, ठीक है, यूट्रस के अंदर अलग बातें हो रही हैं, और हॉर्मोन्स अपना अलग से रोल प्ले कर रहे हैं। अब ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, ये फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। ये छोटा सा फॉलिकल है, अब इसका साइज़ और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, और अल्टीमेटली ये बाद में रप्चर होगा और उसमें से ये ओवम बाहर आ जाएगा। ये बाद की बात है। अभी पहले आपने थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। और यूट्रस में क्या हो रहा है, यूट्रस में फर्स्ट 5 डेज़ यहाँ से मैं आप दूसरे पेन से समझाती हूँ आपको कि फर्स्ट 5 डेज़ क्या होता है। यहाँ से जो यूट्राइन वॉल है वो नीचे मतलब गिरना शुरू हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल्स, और वेजाइना में से बड़ी सारी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है फीमेल्स में। ठीक है, ये जो फर्स्ट 5 डेज़ जो ये काम चलता रहता है, दिस इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, या इसको मेंसेस भी कहते हैं।
ठीक है जी, ये हो रहा है यूट्रस के अंदर। अब इस दौरान क्या हुआ कि पिट्यूटरी में से एक हार्मोन निकला, इसके बाद एक हार्मोन निकला जिसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा को क्या बताया था मैंने, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, अब ये जब दोनों हार्मोन्स निकले, अब जब ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, ये जो FSH है इसका काम है फॉलिकल्स को, ये जो फॉलिकल्स हैं इनको डेवलप करने में हेल्प करना। तो जब ये तभी डेवलप होंगे जब इस FSH का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। इसलिए आप ग्राफ पे देख रहे हो, पहले इसका लेवल लो होता है, धीरे 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 ये ग्रीन लाइन जो है ये हाई लेवल की ओर जाती जाती है, क्योंकि फॉलिकल्स तब डेवलप हो रहे होते हैं। इसके बाद ये लो साइड क्यों आई, क्योंकि अब फॉलिकल्स को डेवलप करने का इसने अपना काम ख़त्म कर दिया है और अचानक से फिर इसका लेवल बिल्कुल ही कम हो जाता है। ठीक है जी। अब जो ओवेरियन हार्मोन है, इसमें जो ओवरी के अंदर सक्रीट हो रहे थे वो था एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन ने क्या किया कि क्योंकि इसका काम है फॉलिकल्स को पूरी तरह से अच्छे से ग्रो कराना, तो इसका लेवल एक ही दम बढ़ता है और 14 डेज़ के बाद इसका लेवल यहाँ कम होता है और आगे फिर से बढ़ता है। ये क्यों बढ़ता है आगे की बात मैं बाद में बताती हूँ आपको। ठीक है, अब इसके बाद में आ गया कि ओवेरियन साइकिल में यहाँ पर क्या हुआ कि जो फॉलिकल्स थे ये तो बढ़ रहे थे, अब बढ़ते बढ़ते जब 14 डेज़ आता है, यहाँ पर ये मैं दूसरे पेन से आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये 14 डे है, 14 डे में यहाँ पर फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाता है और यहाँ से ओवम उसका रिलीज़ हो जाता है। अब ये रप्चर होने का कारण क्या हुआ, ये होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण। यहाँ से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नॉर्मली चल रहा था, कोई बढ़ नहीं रहा था, और यहाँ जाके उसने अचानक से उसका ये पीक बढ़ गया, एकदम से बढ़ा। इसको कहते हैं LH सर्ज। LH सर्ज, LH सर्ज मीन्स अचानक से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल एकदम बढ़ता है, जिसके कारण ये जो फॉलिकल है ये रप्चर हो जाता है, ये फट जाता है और उसमें से जो ओवम है वो बाहर निकल आता है। ठीक है, और अचानक से ये एक ही बार इसकी पीक ऊपर चढ़ती है और फिर से ये नीचे आ जाता है। ओके, अब इस दौरान यहाँ पर यूट्रस में क्या हो रहा है, धीरे धीरे फिर से 5 डेज़ की ब्लीडिंग के बाद फिर से यूट्राइन वॉल जो है उसने अपने आप को ऊपर करना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया। और ये क्यों बढ़ रही है, यूट्राइन वॉल क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अब इसने अगर यहाँ पर ओवम की फर्टिलाइजेशन हो जाती है स्पर्म के साथ और एक न्यू जाइगोट बन जाता है, एक न्यू बेबी बन जाता है, तो उसकी इम्प्लांटेशन की तैयारी करने के लिए कि एक नया गेस्ट आने लगा है, तो यूट्रस की वॉल जो है यहाँ पर थिक होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है, उसके बीच में ब्लड वेसल्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते बढ़ते आगे चल जाते हैं। और अब अगर यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन तो हुआ 14 डेज़ में, ओवुलेशन मीन्स रिलीज ऑफ ओवम, तो उसको तो वो तो हो गया 14 डेज़ पे। अब अगर उसको स्पर्म मिल गया तो क्या हो जाता है कि जब उसकी फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बन जाता है, तो जो बाहर वाला एरिया है, जो ये एरिया बचा, जो ये ग्रेनुलोजा सेल्स बचे, ये वेस्ट नहीं जाते हैं, ये एक टेम्परेरी ग्लैंड का रूप ले लेते हैं जिसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम बाद में एक हार्मोन निकालने लगता है जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और इस हार्मोन के कारण ये सब कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, जितने भी सेल्स हैं ये सारे ओवरी के अंदर हैं, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन को ओवेरियन हार्मोन कहते हैं। ओके, तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन निकालना शुरू कर देता है, और यहाँ देखिए आप ब्लू लाइन में सीधे इस प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखो कितना हाई हो गया है, क्योंकि इसने तैयारी करानी है यूट्राइन वॉल को, इसने और ज़्यादा हेल्दी बनाना है, सो दैट जो आने वाला बेबी है वो अच्छे से यहाँ पर पल सके, बढ़ सके, उसको नरिशमेंट मिल सके। मगर अगर यहाँ पर जो ओवुलेशन के बाद अगर यहाँ इस फीमेल को स्पर्म नहीं मिलता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता है, और अगर बनता है तो ये इसके सेल्स, सारे सेल्स रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब ये यूट्राइन वॉल तो बनती ही है विदाउट एनी नॉलेज कि यहाँ पर ये बना कि नहीं बना, और जब देखा कि अब न्यू बेबी नहीं बना, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो दोबारा से यूट्राइन वॉल यहाँ से नीचे की ओर आ जाती है, दोबारा से न्यू मेंसेस, दोबारा से न्यू ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
तो ये थे, आपको इस ग्राफ में मुझे समझाना था कि ओवेरियन हार्मोन्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की पीक कैसे ऊपर गई और यहाँ पर क्यों गई, और पिट्यूटरी हार्मोन्स के रोल क्या हैं, और ओवरी में क्या हो रहा था, ये सारे फॉलिकल्स ओवरी में बन रहे थे, और यूट्राइन जो लेयर है, जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, वो कैसे ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल में अब आपको समझ आया होगा। अब हम इसको जल्दी से एक बारी फिर से रिपीट करते हैं, जल्दी से इसको समराइज करते हैं ताकि फिर से समझ आए। नो, ये जो साइकिल है, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो का, जब आपको मैंने बोला अभी यहाँ कहा कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट 5 डेज़ है, यहाँ पर ब्लीडिंग होती रहती है, या यहाँ पर एंड में फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये दिखाया है इस पिक्चर में कि यूट्राइन, ये जितनी भी यूट्राइन वॉल थी जो तैयारी कर रही थी जिसने इम्प्लांटेशन के लिए कि न्यू बेबी आएगा, तो ये सारी की सारी इसके ब्लड सेल्स रप्चर हो जाते हैं और वेजाइना में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, और ये ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है 3 to 5 डेज़ तक। ठीक है जी, तो इसमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो थी वो भी निकली, और सारे साथ में ब्लड वेसल्स भी निकले, और एक लिक्विड की फॉर्म में निकले वेजाइना में से। ठीक है, ये तभी होगी, मैंने पहले भी बताया, अगर ओवम फर्टिलाइजेशन ओवम की नहीं हुई। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, तब ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, तब एंडोमेट्रियम बिल्कुल टिक के रहती है ताकि न्यू बेबी जो है वो अच्छे से इसमें रह पाए। तो अगर कभी कभी मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है तो ये या तो ये इंडिकेट करता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी स्ट्रेस या पुअर हेल्थ के कारण भी जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अब जो सेकंड फेज़ था मेंस्ट्रुएशन के बाद, जो 4-5 दिन ब्लीडिंग पीरियड के बाद जो नेक्स्ट फेज़ था, उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज़, क्योंकि इस स्टेज में फॉलिकल्स थे वो डेवलप हो रहे थे। मैंने इस पिक्चर में आपको दिखाया था कि कैसे फॉलिकल्स जो हैं वो इतना छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा बनते जाते हैं। ठीक है, और ये चलते जाते हैं कब तक, 14th डे तक। ओके, और 14th डे में जब ये एक मेच्योर फॉलिकल बन जाता है जिसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, और ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो थी ये भी अपने आप को और ऊपर ऊपर करती जा रही थी, एंड ये पूरी वॉल जो थी अच्छे से मोटी मोटी होती जा रही थी ताकि वो न्यू बेबी का वेलकम कर सके। नो, ये अभी मैंने आपको पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स के बारे में बता ही दिया कि हाइपोथैलेमस में से निकला गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया कि चलो भाई 2 हार्मोन्स निकालो, FSH और LH। और FSH ने क्या किया कि फॉलिकल्स को डेवलप करने में हेल्प किया, और साथ में एस्ट्रोजन की सिक्रीशन को भी निकाला। और ल्यूटिनाइजिंग और FSH हार्मोन जो हैं वो पीक लेवल पे कब पहुँचे, एट द मिडल ऑफ द साइकिल। ये आप ग्राफ में भी देख चुके। अब उसके बाद में नेक्स्ट फेज़ आया ओवुलेशन का। ये तो आपको पता ही है ओवुलेशन कब होती है, 14th और 15th डे ऑफ द साइकिल। और ये क्यों हुई, क्योंकि अचानक से जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था वो एकदम मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया, जिसको कहते हैं LH सर्ज। इस LH सर्ज के कारण जो ग्राफियन फॉलिकल था वो रप्चर हुआ और उसमें से ओवम रिलीज़ हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको इधर इस ग्राफ में भी दिखाया था कि अचानक से ये LH सर्ज कैसे होता है, और फिर से इसका ग्राफ जो है वो डाउन जाता है, और यहाँ पर ओवम जो है वो इसमें से ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है ल्यूटियल फेज़, जिसको सिक्रेटरी फेज़ भी कहते हैं। ये फेज़ चलता है 15 से 27 डे तक, और इसमें जो रिमेनिंग पार्ट थे ग्राफियन फॉलिकल के वो बन गए कॉर्पस ल्यूटियम, और उन्होंने क्या सिक्रेट किया, एक बहुत बड़ा हार्मोन सिक्रेट किया, बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ये हेल्प करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। और एंडोमेट्रियम धीरे धीरे बढ़ता जाता है साइज़ में, और उसके ब्लड वेसल्स भी बढ़ते जाते हैं, और क्योंकि इसने बाद में हेल्प करनी है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, और सारे इवेंट्स, प्रेगनेंसी के इवेंट्स को संभालना है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है 28th डे पे, और सारी जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो भी टूट जाती है, ब्लड वेसल्स भी टूट जाते हैं, और सारा फ्लूइड जो है यहाँ से ब्लड जो है वो फिर से वेजाइना से बाहर आने लगता है। ठीक है,
सो इन ह्यूमन बींग्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सीज हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। इस एज को, इस ईयर जो पीरियड है वीमेन की एज लाइफ का, उसको कहते हैं मीनोपॉज। तो साइकिलर जो मेंस्ट्रुएशन है वो चलती रहती है। जब मीनार्क शुरू हुआ होगा, जब लड़की 12 टू या 13 ईयर्स की एज में आई होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा साइकिल हर मंथ चलता रहता है। और इसको कहते हैं नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज़। मतलब इस फेज़ तक जो फीमेल है वो अपने बच्चे पैदा कर सकती है। और आफ्टर 50 ईयर्स जो हैं वो फीमेल बच्चे पैदा नहीं कर पाती, क्योंकि उनमें ओवम ही नहीं बनता, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होता, ओवुलेशन ही नहीं होती, फॉलिकल्स ही नहीं बनते। तो कोई भी ये फीमेल जो है शी इज़ अनएबल टू बियर चिल्ड्रन। सो बच्चों, आई थिंक आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अपने अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ।